हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का लगातार टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में सिलेबस चल रहा है। तो आज का जो ये वीडियो है ये है संगम वंश से, अर्थात दक्षिण भारत का इतिहास और दक्षिण भारत के इतिहास से आपका संगम वंश या संगम काल से आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दक्षिण भारत से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्राचीन इतिहास का अब अंतिम वीडियो चल रहा है और लास्ट वीडियो एक और आएगा प्राचीन भारत से, और आपका प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा। यदि आप में से किसी ने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ क्रमबद्ध रूप में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देख रहे हैं जैसा कि लिखा है मैंने, दक्षिण भारत का इतिहास। अब दक्षिण भारत का इतिहास यानी किस जगह की बात की जाती है, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो वहाँ पे बात की जाती है। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य में जो राज्य रहे हैं, उन राज्यों के मध्य में जो चलने वाले शासन रहे हैं, उन शासनों में मुख्य रूप से 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। और उसमें मुख्य रूप से आपका चेर, चोल और पांड्य तीन वंश मुख्य रूप से ज़्यादा विस्तृत और वर्चस्वशाली रहे हैं। उन्हीं की वर्णन मुख्य रूप से देखने को मिलता है संगम काल में। इसके अतिरिक्त भी कुछ वंश रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से संगम वंश में चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश देखने को मिलते हैं। तो उनसे किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर आइए चर्चा करते हैं। तो मैंने जैसे कि दर्शा रखा है, भारत के दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को तमिलकम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य के जो बीच का स्थान है उसको तमिलकम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं संगम युग के परिचय से संबंधित। संगम युग, ये जो संगम युग है या संगम काल, जो संगम शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। यानी संगम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सभा या गोष्ठी, अर्थात सभाएं बुलाना, अर्थात संयोजन करना या गोष्ठी करना, उसी को सभा या गोष्ठी कहा जाता है। संगम काल, इसे संगम काल क्यों कहा जाता है, तो संगम काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर इन राजवंशों में कवियों को बुलाकर सभाएं आयोजित की जाती थी और सभाओं में चर्चा की जाती थी, और कवियों को बुला करके इन सभाओं में चर्चा करा करके रचनाओं का निर्माण किया जाता था। इसलिए यह कवियों का एक यानी काल रहा है, इसलिए इसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि संगम काल में लगभग 9000 यानी जो कवि थे 9000 कवियों की सभाएं आयोजित की गई थी, और इनके कवियों के संरक्षण के लिए जो राजा हुए थे वह लगभग 197 राजा इनके संरक्षण में रहते थे। इसलिए इस काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल के समय की जानकारी जो मुख्य रूप से वह आरसी मजूमदार के द्वारा जो भी इनके काल के समय में विवरण दिया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वमान्य जो विवरण रहा है, जो मत रहा है, वह आरसी मजूमदार के द्वारा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई इतिहासकार रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि जो संगम काल का समय है यह 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने अभी बताया था, संगम काल में तमिल कवियों की सभाएं होती थी और इनकी जो रचित रचनाएं, जो रचनाओं का निर्माण किया जाता था इस संगम सभाओं के द्वारा, तो उन्हें संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। यानी जो रचनाएं लिखी गई, जो पुस्तकें लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, उन्हें संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब कुछ संगम काल की जो मुख्य सभाएं रहीं उनके काल के आधार पर तो उनको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे संगम क्रम सभाएं और उनका स्थान कहाँ पर रहा, और उन सभा में किसने अध्यक्षता की, तथा उनसे अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो संगम क्रम एवं सभाएं, प्रथम संगम सभा जो हुई वह कहाँ पर हुई, तो वह मदुरई में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वह अगस्त्य ऋषि कर रहे थे। यानी संगम काल की प्रथम जो सभा हुई वह मदुरई में हुई, और इसकी जो अध्यक्षता की वह अगस्त्य ऋषि ने की। उसके बाद में संगम
काल की दूसरी जो सभा हुई वह स्थान कपाटपुरम में हुई और इसकी जो अध्यक्षता की वह भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। उसके बाद संगम काल की जो तृतीय सभा हुई तो तृतीय सभा उत्तरी मदुरई में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की वह नकीरर ने की थी। तो ये संगम काल की 3 सभाएं, प्रथम मदुरई में अगस्त्य ऋषि, दूसरी कपाटपुरम इसकी भी अगस्त्य ऋषि और जो तीसरी सभा रही वह उत्तरी मदुरई जिसकी अध्यक्षता की थी नकीरर ने। नेक्स्ट, द्वितीय संगम कालीन जो श्रेष्ठ रचना की गई यानी द्वितीय संगम काल के समय जो रचना की गई श्रेष्ठ वह थी गोलकाप्यम, यानी गोलकाप्यम जो रचना रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई रचनाएं हुई हैं लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से वह सबसे महत्वपूर्ण है, यही जो संगम काल की महत्वपूर्ण रचना है तोलकाप्यम। उसके बाद संगम कालीन श्रेष्ठ जो काव्य ग्रंथ है यानी पूरे संगम काल का जो श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है वह है तिरुकुरल, जो तमिल बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि तमिल बाइबिल किसे कहते हैं, तो तिरुकुरल को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है। अब संगम काल में मुख्य रूप से 3 वंश देखने को मिलते हैं, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। तो इन सभी से महत्वपूर्ण जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी की चर्चा। पहले चलते हैं चेर वंश पर। अब इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वंश हैं चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश ये भारत के किस क्षेत्र में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने भारत का यहाँ मैप बना रखा है, ये आपका दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में ये आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी इधर नीचे तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य का जो ये आपका स्थान है, ये जो राज्य हैं इस प्रदेश को, इसके बीच के स्थान को तमिलकम प्रदेश, इसे तमिलकम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पांड्य जो वंश चल रहा था, जिसके पांड्य वंश का जो राष्ट्रीय चिन्ह रहा है वह मछली रहा है। उसके बाद में ऊपर ये आंध्र प्रदेश साइड में आपका चोल वंश चल रहा था, चोल वंश का जो राष्ट्रीय चिन्ह रहा वह बाघ रहा है। और इधर आपका ये केरल साइड में ये आपका चल रहा था चेर वंश, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह रहा है धनुष। तो ये मुख्य रूप से 3 वंश इन क्षेत्रों में चल रहे थे। अब देखते हैं कि चेर वंश से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसके बाद चोल वंश से कितने बनते हैं और फिर पांड्य वंश से कितने बनते हैं। इसके अतिरिक्त संगम काल से अन्य महत्वपूर्ण कितने हैं। तो देखते हैं चेर वंश। चेर वंश इसकी जो जानकारी है तो चेर वंश की जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। इसके अतिरिक्त इसकी जानकारी रामायण से भी मिलती है, महाभारत से भी मिलती है। तो ये भी पूछ लिया था कि चेर वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मुख्य रूप से ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है और रामायण महाभारत से मिलती है। इसके अतिरिक्त अशोक अभिलेखों से भी मिलती है तथा कालिदास की एक रचना है जो महत्वपूर्ण रचना है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य से भी चेर वंश की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं चेर वंश का जो सबसे प्रतापी शासक रहा, कई शासक रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैंने केवल उन्हीं की चर्चा की है जो परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक जो रहा है वह सेनगुटवन था। तो सेनगुटवन चेर वंश का सबसे प्रतापी शासकों में यह शासक रहा है। सेनगुटवन ने एक प्रथा शुरू की थी, कौन सी पूजा प्रथा शुरू की थी, वह कण्डगी पूजा, ये अथवा इसी को पत्नी पूजा कहते हैं। कण्डगी पूजा या पत्नी पूजा की इसने शुरुआत की थी। तो यह पूछ लिया था कि कण्डवी या पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी, तो चेर वंश के शासक जो सेनगुटवन था उसने शुरू की थी। उसके बाद चेर वंश का जो राष्ट्रीय चिन्ह रहा है, तो चेर वंश का राष्ट्रीय चिन्ह जैसे कि मैंने अभी बताया कि धनुष रहा है। अब इसके अतिरिक्त चलते हैं अन्य प्रश्नों पर। तो अन्य प्रश्नों में देखते हैं, पहले चलते हैं आपका नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था। जो पूरे तीनों इन संगम वंश के पूरे जो 3 वंश हैं, तीनों वंशों में सबसे जो महत्वपूर्ण रहा है वह आपका चोल वंश रहा है। जो सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली रहा है संगम वंश में, तो वह चोल वंश रहा है। तो चोल वंश का सर्वशक्तिशाली यह वंश रहा है। उसके बाद इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की रचना जो अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है चोल वंश की। इसकी जो राजधानी थी चोल वंश की, वह राजधानी उदयपुर या तंजावुर रही है, जो कि पूछ लिया जाता है कि चोल की वंश की राजधानी क्या थी, तो वह उदयपुर या तंजावुर थी। चोल वंश के कई शासक इसमें भी रहे, लेकिन प्रमुख शासकों में
करिकाल का नाम आता है। करिकाल का जो करिकाल थे वह चोल वंश के प्रमुख शासकों में आते हैं। संगम काल में सबसे लंबे समय तक शासन किया था, यानी चोल वंश जो था, चोल वंश में ऐसा संगम काल में सबसे जो अच्छा और सर्वशक्तिशाली रहा है वह चोल वंश रहा है। चोल वंश ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया है। पूछ लिया जाता है संगम वंश में किस वंश ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया, तो वह किया किसने? चोल वंश ने। यहाँ तक की है क्योंकि यह आपका देखने को मिलता है कि जो चोल वंश था ये यहाँ से लेकर के तमिलनाडु, इधर कन्याकुमारी और श्रीलंका में भी इसने आक्रमण किया था और श्रीलंका पे भी अधिकार किया और वहाँ भी कई सालों तक वहाँ पे भी राज किया। उसके बाद में यह थे चोल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं पांडवंश। पांडवंश ये आपका तमिलनाडु में चल रहा था, जिसकी राष्ट्रीय जो आपका चिन्ह है वह मछली है, मत्स्य। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी से ही पांडवंश की भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त भी रामायण से भी जानकारी मिलती है, महाभारत से भी जानकारी मिलती है एवं अब अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त राजधानी जो पांडवंश की रही है वह राजधानी मदुरई रही है। और नेक्स्ट देखते हैं पांड्यों का जो शासन रहा है। कहा जाता है कि पांड्यों में संभवतः स्त्रियों द्वारा शासन चलता था, ऐसा देखने को मिलता है। यानी साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि जो पांडवंश चल रहा था, पांडवंश में मुख्य रूप से स्त्रियों अर्थात महिलाओं का वहाँ पर साम्राज्य चल रहा था। इसके अतिरिक्त तमिलों के प्रमुख देवता जो हैं वह मुर्गन रहे हैं, यानी जो अन्य भी प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। जो तमिलों के प्रमुख देवता रहे वह मुर्गन रहे, जिन्हें कुछ समय बाद में समयांतराल में आपका सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, यानी मुर्गन या सुब्रमण्यम। क्योंकि यह भी पूछ लिया जाता है कि मुर्गन या सुब्रमण्यम जो रहा वह किस वंश के प्रमुख देवता रहे हैं, तो वह किस काल के रहे हैं? संगम काल के रहे हैं। नेक्स्ट आपका तमिलों में मुख्य रूप से पांड्यों में आते हैं। उसके बाद पांड्यों का राष्ट्रीय चिन्ह मैंने अभी बताया मत्स्य या मछली रहा है। अब कुछ विशेष प्रश्नों की चलते हैं जो संगम वंश से संबंधित है। तो उरैर जो थी, जो उरैर आप देख रहे हैं चोल वंश की राजधानी थी, उरैर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र रहा है। यानी सूती वस्त्रों का व्यापारिक रूप से मुख्य रूप से संगम वंश में जो आपका उरैर था, उरैर वह सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके अतिरिक्त संगम काल के जो प्रमुख बंदरगाह रहा है वह पालर नदी के पास में वसव समुद्र नाम का एक बंदरगाह था, वह महत्वपूर्ण रहा है बंदरगाह के रूप में, जो कि आपका संगम काल से संबंधित है। उसके बाद में संगम काल में छात्रों को, जैसे वर्तमान में अभी छात्रों को छात्र ही बोला जाता है या विद्यार्थी कह देते हैं, तो संगम काल में छात्रों को पिल्ले शब्द से संबोधित किया गया है। यानी छात्रों को पिल्ले शब्द से संबोधित किया जाता था, पिल्ले शब्द कहा जाता था। और शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक हुआ करते थे संगम वंश में, शिक्षकों के लिए उन्हें कणक्काटार कहा गया है। कणक्काटार किसे कहा गया? तो शिक्षकों को। पिल्ले किसे कहा गया है? तो छात्रों को कहा गया है। नेक्स्ट इसके अलग अतिरिक्त संगम काल के जो मुख्य रूप से जो यह संगम काल रहा है, यह मुख्य रूप से वैष्णव और शैव धर्म का काल रहा है। जो संगम काल रहा है यह मुख्य रूप से वैष्णव और शैव धर्म का काल रहा है। और यहाँ पर कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। तो इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका एक और वीडियो आएगा जो अंतिम वीडियो होगा, जो पूरे प्राचीन काल से, प्राचीन इतिहास से संबंधित, जो कि अंतिम वीडियो होगा। इसके अतिरिक्त आपका मध्यकालीन भारत शुरू होगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप चैनल से जुड़े रहें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।